हेलो बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 में विज्ञान पढ़ने वाले सभी बच्चों का स्वागत है। हम अभी तक अपने पाठ्यक्रम से 5 अध्याय पूरा कर चुके हैं, जिसमें पहला, दूसरा, उसके बाद फिर 6वां, 7वां और 8वां, यह कुल मिलाकर 5 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। और इन सभी अध्याय से संबंधित जो होमवर्क है वह भी पूरे किए जा रहे हैं आपके द्वारा, और सभी का टेस्ट पेपर भी लिया जा चुका है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें हम वह सभी नियम जो कि आनुवांशिकता से संबंधित हैं, या जैव विकास कैसे हो रहा है, कौन से ऐसे सहायक साधन हैं जो कि जैव विकास को प्रमाणित करते हैं, जैसे हम जान पाते हैं कि जैव विकास किस तरह हुआ है, उन सभी साधनों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया अध्याय, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। मुख्य जो टॉपिक है आनुवांशिकता एवं जैव विकास में, पहली है विभिन्नताओं का संचय। पहली चीज़ जान लीजिए विभिन्नताएं क्या होती हैं और उनका संचय किस प्रकार होता है। सभी सजीवों की एक सुस्पष्ट आधारिक शारीरिक संरचना होती है। अलैंगिक जनन की क्रिया में क्लोन बनते हैं। कहने का मतलब है कि जिस जीव से अलैंगिक जनन होता है उसके पैतृक जीन की संरचना और उसके संतानों में जीन की संरचना होती है, वह हूबहू कॉपी होती है, एक समान होती है। तो अलैंगिक जनन में एक समान गुणसूत्रों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के कारण उनके शारीरिक अभिकल्प में कोई भी परिवर्तन उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती है, या कह सकते हैं कि कोई भी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है अलैंगिक जनन में। लेकिन जब लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है तो उसमें दो तरह के जीव हमेशा भाग लेते हैं। दो तरह के जीवों के बीच से मिलकर होने वाली जनन की क्रिया को हम लैंगिक जनन की क्रिया कहते हैं। परिभाषा में हमने देखा है। तो लैंगिक जनन में हम जानते हैं कि दो जीव भाग लेते हैं और दोनों जीवों के बराबर मात्रा में जो गुणसूत्र हैं वह, या इस तरह कह सकते हैं कि दोनों जीवों से बराबर मात्रा में गुणसूत्र उसकी संतानों में जाते हैं। जितने गुणसूत्र एक जीव के होंगे उतने ही गुणसूत्र दूसरे जीव के भी होंगे, जो कि दोनों अलैंगिक जनन की क्रिया में भाग ले रहे हैं, जिसके कारण जो नई संतान उत्पन्न होती है उसमें कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। दो जीवों के जीनों को जोड़ करके एक तीसरा जीव बनता है, और जिन दो जीवों के जीनों को जोड़ा जाता है दोनों के जीनों की बराबर मात्रा नए जीव में जाती है, संतानों में जाती है, जिसके कारण इसमें विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। यह जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं यह पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा करके सैकड़ों पीढ़ियों, हजारों पीढ़ियों में संचित होती रहती हैं थोड़ा। इस जैव घटना को, जो यह विभिन्नताओं के जनन की क्रिया में संचित होने की क्रिया है, घटना है, इस जैव घटना को विभिन्नताओं का संचयन कहा जाता है। यह जो विभिन्नताओं का संचयन है, यही विभिन्नताएं ही जैव विकास या विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, या कह सकते हैं कि जैव विकास के रीढ़ की हड्डी होते हैं, मुख्य कारण होते हैं यह विभिन्नताओं का संचय। अगला टॉपिक हमारा है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या है? जनन प्रक्रम की क्रिया में पैतृक पीढ़ी के लक्षणों को उसकी संतानों में या संतति पीढ़ी में ले जाना ही आनुवंशिकता कहलाता है। मतलब पैतृक पीढ़ी के जितने भी नाक, कान, मुंह, आँख की बनावट है उसको संतानों में पहुंचाना
यही आनुवांशिकता कहलाता है। कौन पहुंचाता है, कैसे पहुंचता है, यह भी हमारे अध्ययन का विषय है, लेकिन वह अगली क्लासेज में आप पढ़ेंगे। लेकिन यह जान लीजिए कि वह सारे लक्षण जो पैतृक पीढ़ी से संतानों में जाते हैं वह आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं और इस गुण को आनुवांशिकता कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है वंशागत लक्षण। वंशागत लक्षण क्या होते हैं? वह लक्षण जो कि पैतृक पीढ़ी से उसकी संतानों में जाते हैं, उन लक्षणों को वंशागत लक्षण, या इस तरह भी कह सकते हैं कि आनुवांशिकता में जो लक्षण पैतृक पीढ़ी से संतानों में जा रहे हैं उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कह सकते हैं या कहते हैं। इसके बाद इस स्लाइड में जो टॉपिक हैं वो पूरे हो गए हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं क्या क्या मुख्य टॉपिक हैं। इसमें जो मुख्य बात है वह यह है कि लक्षणों की वंशागति का नियम बताया गया है। कुछ नियम दिए गए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर, लेकिन जो नियम पढ़ने योग्य है या आपके लिए महत्वपूर्ण है और सर्वमान्य नियम है आनुवांशिकता में, इस नियम के आधार पर ही आनुवांशिकता के अध्ययन की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। वह नियम दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने लक्षणों की वंशागति का नियम या मेंडल का नियम दिया था और एक मटर के पौधे पे उन्होंने अध्ययन किया था। यह एक पादरी थे जिन्होंने अपने बागीचे की मटर के ऊपर अध्ययन करके आनुवांशिकता के विभिन्न नियम बनाए। मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों को समझाने के लिए कुछ प्रमुख शब्दावलियों का भी उपयोग किया, जिससे कि वह इस नियम को भली भांति सभी को समझा सकें। तो सबसे पहले उन शब्दावलियों को समझना जरूरी है, तभी हम बेहतर तरीके से मेंडल के नियम को समझ पाएंगे। यह शब्दावलियाँ क्या थीं? यह थीं एलील, एक गुण संकरण, द्विगुण संकरण, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, फिनोटाइप तथा जीनोटाइप, समयुग्मी तथा विषमयुग्मी। यह कुछ ऐसी शब्दावलियाँ हैं जिन्हें समझे बिना मेंडल के नियम को समझना, आत्मसात कर पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों आपको सबसे पहले यह नियम समझा देते हैं, यह शब्दावलियाँ समझा देते हैं, उसके बाद हम नियम के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि एक एक जो शब्दावली हैं। पहला है एलील। एलील क्या होते हैं? एक ही गुण को विभिन्न रूपों में प्रकट करने वाले कारकों को एलील कहते हैं। जैसे लंबाई एक गुण मान लेते हैं हम, किसी की भी लंबाई हो सकती है, तो एक ही जीव में कोई लंबा हो जाता है, कोई छोटा रह जाता है या बौना रह जाता है। तो लंबाई को लेकर के ही दो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक लक्षण हो गया लंबापन, दूसरा लक्षण हो गया बौनापन। तो चूंकि यह दोनों लक्षण एक ही गुण पे लंबाई पर आधारित हैं, तो यह एक दूसरे के एलील कहलाते हैं या एलीलोमार्फ कहलाते हैं। लंबे का एलील क्या है? बौना। बौने का एलीलोमार्फ क्या है? लंबापन। समझ में आया? उसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक है, एक गुण व द्विगुण संकरण। ऐसा संकरण जिसमें एक ही लक्षण के दो विभिन्न रूपों को अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है। एक ही लक्षण है, जैसे लंबाई का हम लक्षण ले लेते हैं। दोनों पौधों में जो लक्षण होंगे वह लंबाई पर आधारित लक्षणों के आधार पर हम पौधों का चयन करते हैं और उनके बीच संकरण करवाते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही लक्षण है, लंबाई। एक लंबा पौधा है, एक दूसरा बौना पौधा है। तो दोनों पौधों के जो लक्षण हमने चुने हैं वह लंबाई पर आधारित है। तो
यह जो संकरण होगा जिसमें हम सिर्फ एक ही गुण पर ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ लंबाई पर, कि एक लंबा पौधा दूसरा बौना पौधा, इस तरह के जो संकरण होते हैं उन्हें हम एक गुण संकरण कहते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा है द्विगुण संकरण। द्विगुण संकरण में क्या करते हैं? दो लक्षणों को लिखते हैं। एक हो गया उसकी लंबाई को लेकर के, लंबा और बौना, और साथ में दूसरा लक्षण देख लेते हैं फूलों का रंग, लाल है कि सफ़ेद मटर का फूल है। तो लाल और सफ़ेद दो फूल के रंग हो गए। यह जो लक्षण है यह मुख्य रूप से दो लक्षणों से मिलकर बने हैं। तो इस तरह के जो संकरण होते हैं उन्हें हम द्विगुण संकरण कहते हैं। तो यह भी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो एक गुण संकरण और दो गुण संकरण हो गया। उसके बाद देखते हैं प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। यह क्या होते हैं, कैसे हम इनको, क्या रोल रखते हैं हमारे अध्ययन में। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। जब दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है, जैसे एक लंबा पौधा है दूसरा बौना पौधा है, तो विपरीत लक्षण हो गए। और शुद्ध बौना और शुद्ध का मतलब उसमें लंबे पौधे में बौनेपन का जीन न हो, बौने पौधे में लंबेपन का जीन उपस्थित न हो, तो शुद्ध माना जाता है। दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध जनकों के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो जो पहली पीढ़ी या यफोन पीढ़ी होती है, पहली पीढ़ी को जो के पौधे जो उत्पन्न होते हैं उन्हें यफोन पीढ़ी कहा जाता है। शुद्ध पौधों के मध्य जब संकरण होता है, जो पहली पीढ़ी उत्पन्न होती है उसे यफोन पीढ़ी कहते हैं। या किन्हीं दो पैतृक पीढ़ियों के मध्य संकरण करवाने पे जो नई पीढ़ी उत्पन्न होती है उसे यफोन पीढ़ी कहा जाता है। तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, जबकि दूसरा उसी में छिपा रहता है। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण, जो लक्षण दिखता है, दोनों में से कोई एक ही लक्षण दिखता है तो जो लक्षण दिख रहा होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा दूसरा लक्षण जो छिपा हुआ होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षण होते हैं। फिनोटाइप तथा जीनोटाइप क्या होता है? जीवधारी के वह लक्षण जो कि उसकी बाह्य संरचना में हमें प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं बाहर से, उन लक्षणों को हम फिनोटाइप लक्षण कहते हैं। बाहरी अवलोकन करने पे जो लक्षण दिखाई दे जाते हैं उन्हें हम फिनोटाइप लक्षण कहते हैं। जबकि इसके विपरीत आंतरिक रूप से जीवों की कोशिकाओं में जो पाया जाने वाला जीन होता है या आनुवांशिक संगठन होता है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप बाहरी लक्षण, जीनोटाइप कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक लक्षणों का संगठन, आनुवांशिक संगठन। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप हो गया। उसके बाद समयुग्मी तथा विषमयुग्मी। समयुग्मी क्या होते हैं, विषमयुग्मी क्या होते हैं? किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले दोनों कारक यदि एक ही प्रकार के हों तो ऐसे युग्मनज को समयुग्मनज तथा इस अवस्था को समयुग्मी अवस्था कहते हैं, जिसमें किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले दोनों कारक एक ही जैसे हैं, समान है, शुद्ध पौधा है, तो समयुग्मनज अथवा समयुग्मी अवस्था कहा जाता है। जब किसी युग्मनज में किसी लक्षण के दोनों कारक एक दूसरे से भिन्न रूपों के हों तो वह विषम युग्मनज कहलाता है तथा इस अवस्था को विषम युग्मी कहते हैं। तो बच्चों, यह था आज का हमारा लेक्चर, आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने अपना एक नया अध्याय शुरू किया, आनुवांशिकता तथा जैव विकास, जिसमें हम शुरुआत में पहले विभिन्नताओं के संचय के बारे में पढ़े, फिर वंशागत के नियम, आनुवांशिकता, वंशागत लक्षण, लक्षणों की वंशागति का नियम या मेंडल का नियम, और उनसे संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।